सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, लेकिन अपोजिशन को शायद अब पता चल रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि अभी तक खामोशी है। और अब ताज़ा बयान मरीम औरंगज़ेब साहिबा का मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि जी इमरान खान को टेलीविज़न पर पता चलेगा कि उनकी हुकूमत नहीं रही। अब डेडलाइन कोई नहीं आई। अलबत्ता बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा है कि ये एक बाइज़्ज़त मौका था इमरान खान के पास कि 31 जनवरी तक वो मुस्ताफ़ी हो जाते। लेकिन इसके बाद अब करना क्या है, इसके लिए अब 4 फरवरी की तारीख आ गई है। 5 फरवरी को अभी जलसा होना है। पहले वो रावलपिंडी में होना था PDM का जलसा, लेकिन फिर आज़ाद कश्मीर में कह दिया गया कि वहाँ पर होगा। उसकी क्या वजूहात हैं, अंदर की खबरें क्या हैं, उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन अब ये 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरने पर हुकूमती एहलकारों ने बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर बेइज्जत करने की कोशिश की PDM को, अपोजिशन को, कह कहाँ गई 31 जनवरी की डेडलाइन, इस्तीफ़ा नहीं आया और उसके बाद आपने करना क्या था, आपके तो अपने इस्तीफ़े आने थे, उनका क्या होगा। शहबाज गिल साहब ने यह तंज़ किया कि जी अभी तो स्याही खुश्क नहीं हुई होगी, जो इस्तीफ़े अपोजिशन ने खुद देने थे, तो शायद अब स्याही खुश्क नहीं हुई तो वो इस्तीफ़े अपने मुँह पर मार लें। अब इस तरह की बातें, यानी बहुत ज़्यादा तनकीद और मजाक उड़ा रही है हुकूमती टीम इस वक्त अपोजिशन का। तो आगे अब अपोजिशन क्या करने वाली है, किस तरह से वो यकीनी बनाएगी कि इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाए। इसके साथ साथ जो कुछ अब अपोजिशन के साथ हो रहा है कि 31 जनवरी की डेडलाइन तो थी इमरान खान साहब के लिए, लेकिन उल्टा अपोजिशन के लोग जो इस वक्त प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, चाहे वो खोखर बरादरान हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों, उनके बेटे हों, उनकी बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। अब जिस तरह हालिया वाक़या सियालकोट में हुआ है, 4 मंजिला बिल्डिंग गिरा दी गई। अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ख्वाजा साद हफीक साहब ने कि जी ये तो बिल्कुल पास हुई थी सोसाइटी। इसमें हकीकत क्या है, क्यों नहीं जाकर ये कंटेम्प्ट में जाते, अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते कि इनकी बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग गिराई जा रही हैं। इन सब बातों पर हम आज बहस करेंगे। मेरे साथ बाबर डोग साहब मौजूद हैं। बाबर साहब, ये 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, आप कहते रहे, असद करल साहब कहते रहे कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह बेइज्जत करना कि जी किधर गई डेडलाइन, क्या हुआ, ये तो आपके अपने इस्तीफ़े नहीं आए, मजाक उड़ाया जा रहा है, हा हा हा। वो जिस तरह मरीम करती थी, अब वो हुकूमती एहलकार जो है वो कह रहे हैं हा हा हा, क्या हो गया। तो समझ साहब होना तो कुछ भी नहीं था, ये तो सभी को पता था कि ना इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देंगे। क्यों इस्तीफ़ा दें, क्या क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन जो है वो फिर अपने इस्तीफ़े दे देती कि ठीक है, उसका अगर ये सीरियस थी, अगर ये चाह रहे थे कि कुछ करना है तो फिर इस्तीफ़ा दे देते, कौमी असम्बली से भी दे देते, सूबाई असम्बलियों से भी दे देते, कि भी सिंध गवर्नमेंट को तोड़ देते। चलें, कोई गवर्नमेंट को वो परेशानी होती, उस पर भी ये कंसेंसस नहीं कर सके, लॉन्ग मार्च पे ये कंसेंसस नहीं कर सके। ये कह रहे थे कि हमने इस्तीफ़े देने हैं और हालात ये हुए कि इन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि PDM में जो चाह रही थी वो नहीं हो सका। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि PDM के अंदर रिफ्ट पैदा हो गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो पीछे हट गए, उन्होंने जो बेनिफिट लेना था ले लिया। उन्होंने PDM के ज़रिए से जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करने थे और जो रिलीफ लेना था वो उन्होंने ले लिया। मौलाना फजल रहमान जो है उनका ये हुआ कि उनकी अपनी पार्टी टूट गई। मरियम जो है उनके पार्टी के अंदर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बेतहाशा प्रेशर है। अभी तो मरियम को ये नहीं पता कि उसके साथ कौन खड़ा है, कौन खड़ा नहीं है, कौन शहबाज शरीफ के साथ है, कौन मरियम के साथ है। अगर शहबाज शरीफ बाहर आएंगे, जब उन्होंने अल्टीमेटली आना है, वो भी मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा तो उसके बाद मरियम बिल्कुल जो है वो एक बंद सड़क पे आ जाएंगी और उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो उस वक्त वो बाहर आएंगे ताकि पार्टी उसको एक साजगार माहौल मिले। आप कोई नई डेडलाइन देख रहे हैं, रीबिल्ड करें। आप कोई नई डेडलाइन आते हुए देख रहे हैं? 5 फरवरी को 4 को बैठना है, 5 को जलसा है आज़ाद कश्मीर। मेरी बात सुने, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि फिर पार्टी ये कोशिश कर रही कि लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, लॉन्ग मार्च की तरफ हमें ना जाना पड़े। अच्छा, फिर पार्टी जो उनको लॉलीपॉप दे रही है कि जनाब हम आपको फार्मूला बताते हैं कि किस तरह से ये हुकूमत तोड़ी जा सकती है, किस तरह से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब की जा सकती है। नून लीग 99.9% इस बात से मुतफिक है, नून लीग के अंदर जितने भी हैं, कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकती।
जो मर्जी कर लें, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। ठीक। अब उसके बाद एक और समझा बड़ा इशू है। अदम एतमाद की तहरीक तो एक तरफ, उसको तो एक तरफ रख दें। सबसे बड़ा चैलेंज जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो है सेनेट का इलेक्शन, कि सेनेट के इलेक्शन में अपनी इज्जत किस तरह से बचाई जाए। ख़ास तौर पर नून लीग के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया। अच्छा। मरियम जो है वो सेनेट के इलेक्शन में वो पार्टी को देख रही होंगी, पार्टी को टूटने से बचाना है। अगर से पंजाब में 11 सीटें हैं, 3 सीटें तो जो है वो तो सीधी सीधी 1-on-1 मुकाबला होना है, तो वो तो नून लीग हार जाएगी। अच्छा। 8 में से 4 सीटें ये समझते हैं कि इनकी हैं, 4 जो है वो जानी चाहिए तहरीक इंसाफ को। लेकिन अच्छा। जो मेरी कैलकुलेशन है, जो चीज़ लग रही है वो ये है कि 8 में से 1 सीट चौधरी निकाल जाएंगे। अच्छा। तो हाँ, 4 जो 5 सीटें हैं वो पीटीआई और उसका अलायंस ले जाएगा। 3 सीटें नून लीग लेके जा सकती है, चांस है। लेकिन अगर नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक अपना काम कर गया, चॉइस सर्वर इस पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा उस्मान बुज़दार काम कर रहे हैं, और इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब तो अपनी सीट के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कुछ लोग जो हैं वो इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि एक आधी सीट और निकाल ली जाए और ये 6-2 पे आ जाए, इनके नून लीग से 2 सीटें निकाल पाए। अच्छा। अगर मरियम 4 में से 2 सीटों पे आ जाती है और नून लीग जो है वो 4 में से 2 सीटें ही निकाल पाती है, तो ये मरियम की सियासत पे बहुत बड़ा डेंट होगा। नहीं तो अभी इसका मतलब 2 सीटों का मतलब ये है कि कम से कम 70 से 80 लोग जो है पंजाब असेंबली में वो नून लीग के साथ नहीं गए, उन्होंने नून लीग को वोट नहीं डाला। 70 से 80 लोग, ये बहुत बड़ी तादाद है, ये बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आप 70 से 80 लोग जो है वो आपके पास नहीं जाते, तो इसका मतलब यही है ना कि आप पार्टी जो है वो मरियम के साथ नहीं है, मरियम के नैरेटिव के साथ नहीं है, या पार्टी के जो लोग हैं वो पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है। तो ये अब बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मरियम के सामने है। इससे अगर मरियम ये चैलेंज मरियम ना संभाल पाई और नून लीग सेनेट के इलेक्शन में नून लीग अपनी सीटें ना बचा पाई, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मरियम की सियासत जो है ना, सियासी मुस्तकबिल वो दाव पे लग जाएगा। असद खरल साहब, ये अब डेडलाइन गुजर गई, हुकूमती लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस वक्त पीडीएम का कि देखें जी क्या हुआ, वो कहाँ गई मरियम, कहती है जी ये दिसंबर भी नहीं गुजरेगा और 31 जनवरी से पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी हुकूमत, और ये हर इंटरव्यू में वो कहती रही। अब वो चला कर क्लिप मरियम साहब को बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, पीडीएम को पेश गोइयाँ, साफियों की भी पेश गोइयाँ थी, वो सब कुछ हो गया। लेकिन आपने, बाबर साहब ने कहा था कुछ नहीं होना, वो आपकी बात दुरुस्त हुई। लेकिन मुझे नाज़रीन जो देख रहे हैं, कम अज कम हमने इस तरह की कोई बेपर की नहीं उड़ाई थी, हमने वो बता दिया, नजूमी हम नहीं है, साफी हैं, हमने कभी प्रेडिक्शन नहीं की। मैं और डोगर साहब बंदे हैं, जो हालात थे, हम फील्ड के थानेदार, हमने वो चीज़ करनी होती है जो हमने इधर से ली बात, इधर से ली, उधर से ली, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब का तजर्बा, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का कहीं ज़्यादा है, 3-4 दिहाइयाँ, और इमरान खान साहब का सियासी तजर्बा उतना नहीं है, वो तो उनके बहुत बाद सियासत में। अच्छा, इनको नहीं पता था पीडीएम में जितनी 11 जमातें हैं, बड़ी घाक किस्म की, बड़ी पुरानी जमातें हैं, बड़े लीडर, और विरासत में इनको मिली है लीडरशिप, और ये सियासी पार्टियां, उनका एक पूरा यही फर्क है। तो उनको नहीं पता था ये नहीं होगा 31 जनवरी का। आज अब बाबर साहब कह रहे थे अब तो लॉन्ग मार्च के लाले पड़ गए, अब तो वो तो हम सारी बातें कह चुके हैं, पहले भी कुछ भी नहीं होना, इसी तनख्वाह पे काम। तो इनको नहीं समझती, अब कैसे हो सकता? अब मुझे समझ साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने कहा इतने तजर्बाकार, इतने सीनियर हैं, जिसको ये कहते हैं नालायक, नाहल, ठीक है, इमरान खान को यही कहते हैं, नातजर्बाकार, नालायक और नाहल, ये अक्सर इनका गिरदान और 3 फिक्रों से शुरू होती है, इनकी इंट्रो ये इनका होता है, तमीद होती है, असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, ऐसे ये है सीनियर, तजर्बेकार और खिलाड़ी, वो है अनाड़ी। अनाड़ी ने जो इनको चारों शाने चत किया है और जिस तरीके से इनको नाकों चने चबवा रहा है, मेरा ख्याल है अगर वो अनाड़ी होके, नलायक होके, नाहल होके, नकम्मे और पता नहीं क्या क्या और कहते हैं, ताबेदार, और पता नहीं ताबेदार, अच्छा वो इनकी ताबेदारी जो इनकी हो रही है, जिस तरीके से ये दुर्गत इनकी बनी है, यानी मौलाना साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब से 20-25 साल, मुझे भी हो गए सावत में, डोगर साहब को भी हो गए, आपको भी माशाल्लाह,
आज तक बंद गली में कभी नहीं हमने उनको जाते देखा। वो हमेशा इक़्तिदार की पार्टी के साथ घाटे का सौदा करते नहीं कभी आज तक मौलाना फजल रहमान साहब को हमने कोई ऐसी असेंबली नहीं है, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या मैं कहूँ कि मौलाना साहब के बगैर तो शायद कोई पाक असेंबली, जिस तरह अभी भी वो कह रहे हैं कि ये तो गैर कानूनी और पता नहीं क्या है, ये है ही नहीं, जल ही है, पता नहीं क्या है। बेशक उनके बेटे वहाँ पे हैं। वैसे वो इस असेंबली से इलेक्शन भी, उनके बेटे तो हैं, और वो भी लड़ने के सेनेट के भी, अगर वो सदर बन जाते हैं, ये सेनेटर सारा नहीं, अभी जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं नहीं असेंबलियों से तो होने हैं ना, इन्होंने तो वोट करना है, तो सारा वो ठीक है। अगर सदारती इलेक्शन के लिए वोट इसी असेंबली से नापाक, ये पता नहीं क्या है ना, नलायक और जो है जालसाजी जाली। अब मामला ये बड़ी अहम बात है उसामा साहब, ये आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे, जो बड़े बड़े तजर्बेकार थे, इमरान खान साहब जिसको ये इस तरह कहते हैं, उसने इनको नाकों चने चबवाए हैं। अगली बात आप सुन लें, डोगर साहब ने जो एनालिसिस किया है वो उनकी भी, चूँकि नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी है, बीट करते रहे हैं, पॉलिटिकल भी, ब्यूरोक्रेसी मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी ज़रा उनके साथ रसाई कम है लोगों में, दूसरी पार्टियों के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो बीट्स होती है हमारी, इनसाइड जो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें हमारे शेयर करते हैं। जो बात डोगर साहब ने एनालिसिस किया है, थोड़ा सा बसाद एहतराम के साथ मैं उससे इख्तलाफ करूँगा। डोगर साहब ये कह रहे हैं कि 2 सीटें अगर मरियम ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं वो कहते हैं 4 उनकी बन सकती है, लेकिन अगर 2 रह गई तो बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा, 2 अगर उनको नहीं मिलती, सिर्फ 2 मिलेंगी तो धचका होगा बहुत बड़ा। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात, ये बड़ी वैलिड बात है। अब मसला रह गया, पीटीआई की बनती है 7 या 6, डोगर साहब ऐसे ही है 6 या 7, काफ लीग को मिला के साथ। थोड़ा सा मेरा सवाल, मैं आपको एक थोड़ा नहीं, मैं थोड़ा एनालिसिस आपको बता दूं, ब्रेकअप की 3 सीधी जानी है पीटीआई को, क्योंकि वो 1-on-1 में 3 नहीं डोगर साहब, टोटल 11 है ना, 11 में से 3 रिजर्व सीटें हैं, वो रिजर्व को बीच में मिला ही लेना, रिजर्व सीटों का 1-on-1 मुकाबला होना है। चलो ठीक है, तो बाकी 8 सीटें जो है वो जनरल सीटें हैं। अच्छा, 8 में जमा तफरीक होनी है। अच्छा, 8 में से आप कह रहे हैं 4 उनकी पीएमएलएन की वैसे बनती हैं, जो बनती हैं सर, वो जो एक गेस्ट है 4 पीएमएलएन की, गेस्ट नहीं, वो है अद्दी अक्सरियत के साथ 4 पीटीआई की, ठीक हो गया। अब होगी 4 पीटीआई की और 4 पीएमएलएन की, ये वो है जो एग्जिस्टिंग आपकी जो तादाद अद्दी अक्सरियत है उसी के हिसाब से अगर वोटिंग हो, इसमें कोई 2 नंबरी ना हो, कोई बैग ना चले, कोई हार्स ट्रेडिंग, कोई अंदर को बाहर, जो भी अगर मतलब सीक्रेट बैल्टिंग के अंदर, तो ये कुछ भी जो अगर मेरिट के ऊपर या पार्टी की लॉयल्टी अगर की जाए 100%, तो इस हिसाब से 4-4 और ये 1-on-1 होगा। ठीक, मैं जनरलाइज बात करता हूँ कि टोटल 11 सीटें, 8 ये जी पंजाब की बात हो रही है, अब 3 होगी 11 सीटों में, क्योंकि प्रोग्राम लोग देखते हैं हमारे और कोट भी करते हैं, आपने भी कल करना, डोगर साहब भी कहना, नजूमी हम नहीं है अभी तक के जो हालात वाक़यात, और इंशाल्लाह अभी जो सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हो जाएगी, मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, फरवरी आ गया है, तो 1 महीने में कोई इतनी बड़ी खास तब्दीली अगर आएगी तो हम बता देंगे पहले कि ये करेक्शन आप निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से 6 या 7 मैक्सिमम, 6 या 7 से ऊपर अगर ले जाए पीटीआई तो बहुत बड़ी बात है, उसमें काफ लीग भी शामिल है, ठीक है, रिजर्व सीटें ये हुकूमत और दूसरी मिला के उनको मिलती हैं 7 और 4 मिलती हैं नून को जी, ठीक मेरे हिसाब से जी। अगर इसमें नून लीग की 1 माइनस होती है तो फिर भी डेंट नून लीग को पड़ा, सही, और अगर 2 माइनस होती हैं तो फिर ज्यादा डेंट पड़ा। अब मामला सीधा सीधा है कि 7 सीटें अगर पीटीआई ले जाती है ना, उसमें काफ लीग शामिल है, क्योंकि उनके इत्तेहादी हैं, काफ लीग और पीटीआई मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बात काबिल गौर है। डोगर साहब इससे अब एग्री भी कर सकते हैं, इमरान खान ने तो खुद परवेज लाई को टास्क दिया, इसलिए तो लादा 1 से 2 अगर काफ लीग की आप सीटें कहना हो जाएं तो ये इस तरह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। मेरा ख्याल चौधरी इस तरह नहीं गद्दारी करेंगे, ना इस तरह पॉसिबल है डोगर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लादा उनको 1 सीट मिल जाएगी कोलिशन के साथ, 1 सीट उनके खाते में कामरा लिया गया जिसको भी देना चाहें, 6 सीटें मिल जाएंगी पीटीआई को। ये तो है अभी तक की सूरत हाल। अब इसके ऊपर मसल चल रहे हैं, नून लीग की 4 से ज्यादा सीटें मैं नहीं देख रहा, कोशिश वो कर रहे हैं, पैसे वो इसलिए चला रहे हैं कि 4 अपनी सस्टेन करने के लिए पैसे चला रहे हैं। ये बात जरा हालात हो गया। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना कि ब्रीफ के चल रहे हैं और हमें पता है कौन बंदा पैसे लगा रहा है, वो पैसे जो लगा रहे हैं, ये जो लगाएंगे वो पैसे काम के आएंगे कि मैक्सिमम उसे 4 सीटें अपनी नून लीग सस्टेन कर सकती है, यानी जो उनके ऑलरेडी वोटर्स हैं, अगर ब्रीफ केस के मुंह खुलेंगे और अगर सीक्रेट बैल्टिंग ही रहेगी
तो नहीं सॉरी, अगर ओपन बेल्ट हो गया तो बेल्ट तो होगी, नजर नहीं आ रहा तो फिर ओपन अगर तो अभी होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी हो जाएगा। मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उसके लिए आप डोगर साहब कहेंगे कौन सा आईनी रास्ता, ऑर्डिनेंस लाएं, बिल पास करें। फाटिफ का बावजूद अपोजिशन की मुखालफत के हो गया था बिल पास। जी जी, फाटिफ का बिल पास हुआ, सुन ले डोगर साहब, हुआ अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, इसी अवान से, इन्हीं असम्बलियों से हुआ। पाकिस्तान में अवाम ने, चश्मे फलक ने देखा, सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतबार की तरीक, बंदे गायब हो गए, -+ हो गया। ठीक है, मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत की ये अटेम्प्ट है, हुकूमत ये कार्रवाई करने जा रही, जोड़ सार के बैठ के, जिनको नाड़ी कहते हैं ना, वहां पे बड़े बड़े कानूनदान हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बाल फेंक दिया, कोर्ट के अंदर ओपिनियन के लिए। इधर से लेजिस्लेशन की बात भी हो रही है, और साथ ऑर्डिनेंस भी कहीं ना धमके। अब बीच में कोई नया कानूनी रास्ता ना, अब ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, पहले भी तो ऑर्डिनेंस आते रहे, इसी हुकूमत ने लाई है ना ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चैलेंज नहीं, सेट असाइड अभी तक प्रेसिडेंट ऐसी नहीं है। अच्छा, 120 दिन के लिए अगर आप इजाजत दें बाबर साहब। नहीं आईनी तरमीम पे सर ऑर्डिनेंस सुन तो ले, मैं जुगाड़ की कह रहा हूं कि बीच में सर जोड़ के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फेंक दिया। इस पर क्या होता है, इधर से मुश्तरका सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी हो सकता है, बड़ी चीजें हैं, मैं अभी सारी खोल नहीं रहा। अच्छा चलें, लिहाजा ये अपसेट हो सकता है, ओपन हो सकती है। अगर ओपन होगी तो फिर तो खैर साहब वो तो सीधी जाएगी। अच्छा, फिर कुछ बयान जो ताजा है ना, फिर तो मैं चाह रहा हूँ बाबर साहब, 7-4 आपकी बात ठीक है, फिर 7-4 ही होगा, 7-4 होगा। तो फिर नोटों की बोरियां का क्या हाल बनेगा, जो लोग लोट लेके घूम रहे हैं, फिर वो उनका क्या बनेगा। अगर इमरान खान साहब जो है लास्ट टाइम जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे कैंडिडेट को खरीदा गया है, इल्जाम लगाया था। उन्होंने अपने बंदों को सिटिंग को निकाला, पीटीआई की ये खुद साबित है कि सिटिंग बंदों को निकाला गया, शो ऑफ हैंड के जरिए हो। अगर इस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ जाता है इस तरह का, मैं एक बात कर रहा हूं, सर जोड़ के मुख्तलिफ ऑप्शन पे और जॉइंट सेशन इजलास हो सकता है, फिर तो ये इमरान खान का बहुत बड़ापन होगा कि ठीक है, वो ये चाह रहे हैं कि जिसका जितना हिस्सा उसको उतनी सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, उसमें एक और बात भी है ना, एक और बात मैं बता रहा हूं, अगली बात एक और बड़ी बात खबर है, तजदीक आने ख्वाहिश नहीं, वाकयात है। सेनेट के इलेक्शन के अंदर बंदे आपने देखे थे, खड़े थे, एकदम बंदे छू मंतर क्या हो गया, गायब हो गए। इधर से कितने डाले, इंक्वायरी होगी, हम इधर से निकालेंगे। वो इमरान खान है मैन ऑफ प्रिंसिपल, जिसने अपने सिटिंग बंदों को निकाला। आज तक ऐसी रिवायत नहीं है, ठीक है, आज तक ऐसी रिवायत में नहीं है कि हुकूमत हो और वो कहे शो ऑफ हैंड। अच्छा चले डॉक्टर साहब, ऐसे हुआ है कभी? क्योंकि हुकूमत तो एजेंसियां, उसकी इदारे, उसके वो तो असल चीज वही है। अगर इमरान खान ये कह रहा है तो वो वाकई दिल से शफाफियत चाहता है। वो चाहता है कि चांगा मांगा की पॉलिटिक्स ना हो, वो चाहता है कि आप अपोजिशन अच्छा, एक बात तो बताएं ना, दबाया ना जाए, उनको खरीदा ना जाए, ये तो ब्रीफ केस ना चला जाए। ठीक है खैल साहब, ये तो सेनेट के इलेक्शन। अच्छा, मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ ना, छोटी सी बात जो सुन ले, 4 बंदे इनके सीटें आ सकती हैं, तो वहां पे अगर छू मंतर हो जाए, बंदे बीमार हो जाए अचानक, कुछ नून लेके, अच्छा वोट वाले 100 मसले हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, खुशी का वोट ही ना करे, हाँ जी, तो उधर से कम हो जाएंगी ना, फिर सही है। ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सर पॉसिबिलिटीज में बात मैं कर रहा हूं ना, तो फिर उसमें हार्ट रेटिंग का तो कोई मसला नहीं। आपको लग रहा है आप ज़मीर किसी का मलामत करता है, सुन ले उसामा साहब, एक बंदा है नून लीग वोट नहीं देना, जी मैं समझ गया हूं। खैर साहब, पार्टी वायलेशन के हट के 2 चीजें, सवाल पार्टी वायलेशन के ऊपर शॉर्ट है, आज तक इन्होंने पहले वायलेशन वाला, आज जो है ना खरल साहब इन्फॉर्म है, तो नहीं पहले सेनेट वालों ने जो दिया जमीर फरोशी की, पार्टी वायलेशन की, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। अच्छा, इसी तो ऐसे प्रेसिडेंट को होते हुए, अच्छा मेरा सवाल सवाल सुन ले, वो आप भी समझते हैं वो मिलीजुली, तो अभी क्या हो गया, शहबाज शरीफ की मर्जी से सब कुछ हुआ। हाँ जी, अच्छा अभी शहबाज शरीफ साहब जिंदा अलाइव है माशाल्लाह, जेल के अंदर फोन उनका चल रहा है, व्हाट्सएप सिग्नल पे आ रहे हैं, सिग्नल पे जा रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, मुझे बताएं कि ये जो कुछ हुआ, अब मिसाल देता हूं, यही असेंबली, यही हुकूमत, यही शहबाज शरीफ साहब और यही सेनेट और यही चीजें सारी, ठीक है, तो ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई मोइजा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, मुझे जो बयानात आए हैं ना, मैं आपके सामने रखता हूं, जा सकता है, ठीक है। बाबर साहब मुझे बताएं, फजलुर रहमान साहब का बयान जो है बड़ा गर्दिश कर रहा है, उन्होंने कहा जी हमारी लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट से है ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी अपनी है, शिकवे शिकायत होते हैं वो तुम्हारे अपने हैं, बिलावल साहब का भी इसी तरह मिलता हुकूमत से है। और साथ अब ये बताएं कि जब ये इन इलेक्शन में जा रहे हैं और तौजीहात अब निकाल रहे हैं कि जी अगर हम सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ते, फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह कह रहे हैं, तो ये भी नाअहलों से भर जाएगा सेनेट। अब तौजीह देखें, पहले कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता, ये नाजायज़ है,
ये सारी पार्लियामेंट नाजायज है, तो फिर आप कह रहे हैं इसमें ये जो वोट करेंगे डोगर साहब अभी वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था जब तहरीक इंसाफ आई थी दोबारा बैठे थे आकर, तो कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो अब वो जुमला मेरी बातों का आपने खुद ही इनकार देने साहब कि कुछ भी हो सकता है। रहमान यही आज से 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट को हमारा टारगेट है ही नहीं है, हमारा तो टारगेट ही एस्टेब्लिशमेंट है और हम एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे थे कि मैं रावलपिंडी जाऊंगा, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं रावलपिंडी जाऊंगा और अगर इस्लामाबाद भी गया तो मैं आप पारा जाऊंगा, ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे जी। और अब ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई नहीं है। इसका मतलब ये कि ये दौड़ गए हैं, भागे हैं, पार्टी टूटती नजर आई, ये देखना शुरू हो गया कि ना उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी को चैलेंज कर दिया है कि ये JUI है, JUIF जो है ये है ही कोई नहीं पार्टी। तो और पार्टी का बलूचिस्तान चैप्टर सारा ही जो है पार्टी का छोड़ गया, KPK से लोग छोड़ना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान बेचारे और क्या करें क्या करें, अल्टीमेटली इसी तनख्वाह पे काम करना है और वो तनख्वाह यही है कि जनाब ये पहली दफा हो रहा है जिस इसी तनख्वाह से भी ज्यादा खौफनाक बात है कि उनकी तनख्वाह बंद हुई पड़ी है बेचारों की 3-5 अब आप ऐसा देखिए ये मार्च में मौलाना धरने से भी भाग जाएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये धरने से भी भाग जाएंगे। धरना भी गया यानी लॉन्ग मार्च होगा, धरने से तो गए, लॉन्ग मार्च का भी अभी कुछ पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, 4 फरवरी को पता लगेगा। वो मौलाना ये नहीं ना चाहते कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। मेरा मतलब है कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी रहे और कुछ हो भी ना और पता चले अपनी पार्टी सारी टूट गई है, पल्ले रह तो आ सकते हैं। चले बाबर साहब कम से कम अपने इस्तीफे तो दिखा दें, वो अपने हमने दिए नहीं है, देखिए सारे आए हुए थे। ये देखें, एक उनके भाई हैं वो सेनेट में है, दूसरे उनके बेटे हैं और शायद में से 2 या 3 सारी सीटें नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। मैं आपको बार कह रहा हूं कि नून लीग में मरियम अगर सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का इस्तीफा दिखा देना तो सारे समझ लेंगे सभी के इस्तीफे। आप चाहते हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे ना हमजा शहबाज का इस्तीफा है ना शहबाज शरीफ, अगर वो इस्तीफा देंगे सारे छोड़ दें बाकी। अगर सिर्फ वो इस्तीफे दिखा देना कि हम जमा नहीं कराए। कौन सर मीडिया ने उनसे डिमांड की है, सिर्फ एक डिमांड की है मरियम से, बार हर जगह पे मरियम से पूछा जा रहा है कि सिर्फ शहबाज शरीफ का इस्तीफा दिखा दें। अच्छा डोगर बाकी का छोड़े, वो नून के सदर हैं, हमारे के हेड हैं, वो सिर्फ शहबाज शरीफ का इस्तीफा दिखा दें। अभी तक मरियम नवाज शहबाज शरीफ का इस्तीफा नहीं दिखा सकी। अच्छा अब कौमी असेंबली में गए थे, बड़ी बात मसला बन गया सर। ब्रेक इसी प्रोग्राम में डोगर साहब बार नून लीग को ये चैलेंज दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा दिखा दे और मुतअद्दिद दफा रिपीटेडली ये कह चुके हैं। मरियम साहबा उनके जी लोग बड़े सुनते हैं, देखते भी हैं और उनको पता भी है वो हमें झूठा साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी जिनको शोबाज कहा जाता है वो अपना करने के लिए तैयार नहीं, बावजूद अब पता चला बोल में चैलेंज दिया जा रहा है तो उसका अंदाजा लगा ले कि इन इस्तीफों। अच्छा जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद क्या ये अब नून लीग के घेरा और तंग हो रहा है। खोखर बरादरान के बाद ख्वाजा आसिफ के बेटे की बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग, बड़ी नई बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी, वो गिरा दी गई। कहा जा रहा है जी 36 नून लीग के लोग हैं जिनसे 210 अरब रुपए की जमीन वागुजार करवाई गई है। आगे किस किस की बारी आ सकती है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला एक्शन हो रहा है, भरपूर हो रहा है और ये भी खबर आई कि इमरान खान साहब नाराज थे LDA से भी और पुलिस से भी, क्योंकि 550 के लगभग गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं और वो सिर्फ जो LDA की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, यानी शेखुपुरा और कसूर के इलाके और लाहौर का तो है ही। तो उस पर इमरान खान साहब ने सरजनिश की LDA वालों की भी और पुलिस की भी। LDA वालों ने सारा कुछ पुलिस पर डाल दिया जी, FIRs नहीं थे। तो बहरहाल यानी ऑपरेशन जो है ये तेज़ हो रहा है। जैसे आपने देखा खोखर बरादरान के खिलाफ जो हुआ तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कि एक महल गिरता देखा मैंने, ये है तब्दीली कि अब कानून नाफिज हो रहा है बड़ों पर जिन्होंने सरकारी ज़मीनें कब्जे में ली हुई थी, अरबों रुपए की ज़मीनें। अब ये मामला आगे बढ़ा, सियालकोट तक पहुंचा। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब, उनके बेटे असद साहब की वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी थी और उन्होंने वहाँ पर 4 मंजिला गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग बनाई हुई थी। कई नोटिस भी मिले लेकिन नहीं गिराई, तो फिर आपने देखा कि हुकूमती मिशनरी की वो बिल्डिंग गिरा दी गई। अब कहा यह जा रहा है शहजाद अकबर साहब के बकौल के 36 नून लीग के लोग हैं जिनसे 210 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार कराई गई है। इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं, इसमें और बहुत से नाम हैं, जावेद लतीफ़ साहब का भी नाम है
और तफसील है बड़ी कि कितनी किससे ज़मीन ली गई, करोड़ों रुपए की। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब ये कहा जा रहा है ये इंतकामी कार्रवाई है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये बड़ा गलत है कि इमरान खान साहब जनाब अपोजिशन को इस तरह दीवार से लगा रहे हैं। पहले खोखर पैलेस का, अब ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे हैं, उन्होंने 2017 में एक हाउसिंग सोसाइटी पास करवा ली थी, ठीक है उनका दौर था, उनकी हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त पास हो गई। अब जाकर आप बिल्डिंग गिरा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जाते अदालतों में, वहाँ जाकर कहें कि देखें जी ये किस तरह हमारी बिल्डिंग्स गिरा सकते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसामा साहब, मैं अब क्या कह सकता हूँ कि खोखर बरादरान 45 कनाल ज़मीन सरकारी थी, अगर नहीं थी तो उसकी रजिस्ट्री दिखा दें, उसके कागजात दिखा दें कि ये हमारी अपनी ज़मीन थी। वो उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि ये ज़मीन हमारी थी या हमारी मलकियत थी, वो ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट से हमने इसके खिलाफ एक स्टे लिया हुआ था। अब जो है सिविल कोर्ट, उससे तो आप जो मर्जी स्टे ले हैं, उसकी वैसे भी कोई हैसियत नहीं होती। सिविल कोर्ट से स्टे लेके ये बैठे हुए थे 45 कनाल ज़मीन पे जिसकी 150 अरब रुपया कीमत बनती है। ये कुछ भी नहीं है उसामा साहब। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि डीसी की वहाँ पे कचहरी लगाए। वो सारे लोग जिनको गन पॉइंट पे जबर और सितम के साथ जिनकी ज़मीनों पे जिनसे अंगूठे लगवाए गए हैं, जिनसे साइन लिए गए हैं और जिनकी करोड़ों रुपए की ज़मीन लाखों रुपए में हथियाई गई है, उन सब के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। उन सब को भी या तो ये उनकी कीमतें दिलवाएं या फिर उनकी प्रॉपर्टीज उनको वापस दिलवाएं। ये 45 कनाल, मैं कह रहा हूँ कि लाहौर में हज़ारों कनाल ऐसी ज़मीन है जो इन्होंने ज़बरदस्ती हथियाई है और अपने नाम करवाई गई है, और ओने पोने में ये ज़मीनें पहले रावण से भी 80 कनाल जो है ज़मीन, वो भी अरबों रुपए। और यही हालात जावेद लतीफ़ साहब के हैं, यही हालात ख्वाजा साहब के हैं। ये मेरा मतलब है, या तो आप अपने कागज़ शागज़ लें और कोर्ट में चले जाएं। इतनी अंधेर नगरी तो नहीं है, कोर्ट तो अपना काम कर रही हैं। जाके कहें कि जी ये मेरे साथ जुल्म सितम हुआ है, ये मेरी ज़मीन थी, ये इसकी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं, और जनाब ये देखें कि इन्होंने हमारा घर गिरा दिया है। डैमेजेस लें गवर्नमेंट से, कोर्ट आपके साथ है, कोर्ट आपको डैमेजेस देगी अगर आप ठीक हैं। लेकिन इशू ये है कि ये सारा कुछ ही 2 नंबर है। सारी इमारतें फ्रॉड पे खड़ी हुई हैं, सारी बिल्डिंग भी फ्रॉड पे खड़ी हुई हैं, हर चीज़ फ्रॉड पे खड़ी हुई है। मियां साहब ये होने देते थे, मियां नवाज शरीफ साहब आंखें बंद कर लेते थे। अब ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे की बिल्डिंग गिराई गई है, ये उनकी जो सोसाइटी है उसको कुछ नहीं कहा गया। ये 13 मरले वहां पर पार्क था, पार्क जो ज़ाहिर है कानूनी तौर पर आपने अगर एक सोसाइटी प्रूव करवाई, उसमें बताना है कि ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है, ये कुछ डिस्पेंसरी, जो उसमें चीज़ें होनी चाहिए, इतनी चौड़ी सड़क है, ये पार्क है, पार्क लाजमी है हर एक के वैसे मंजूर। उन्होंने वहां पर बिल्डिंग बना दी हुई थी, वहां पर बिल्डिंग बना दी हुई थी। तो असद करल साहब, ये फिर इमरान खान साहब कहते हैं सारे एटीएम थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब खामोश होते थे। जाओ सरकारी जमीनें जिस तरह बनाओ, चहीते लोग थे, उनको नवाजा गया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। खाली पार्क पे भी लोगों के जो सोसाइटी का फिक्स था, अगर बना लेते ना तो मुझे शायद इतराज ना होता। उन्होंने तो वहां पे कब्रिस्तान की जगह पर भी दफ्तर बना लिए, मुर्दों को दफनाने की जगह थी जो कब्रों के लिए, वो कहते मार के भी चैन ना पाए थे किधर जाएंगे। कब्रिस्तान की जगह पार्क और कब्रिस्तान की जगह पे दफ्तर बनाए थे। उसामा साहब अब सुन ले जरा, कहते सुनता जा शर्माता जा। डीसी लाहौर थी सालिया सईद और डीजी एलडीए थी आमना इमरान। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं टीवी पे बैठ के नेशनल टीवी पे बात कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग होती थी, वहाँ पे पुलिस अफसरान सैयद अली भी, अली शाह भी, उससे पहले मुआज़ ज़फ़र भी, वो भी इसमें मौजूद होते थे। मैं ये बात कर रहा हूँ, कोर्ट ऑन कोर्ट कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर जो चेहती थी पीटीआई की, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला और मैंने प्रूव किया। अगले दिन उसने आके मेरी बात को एडमिट किया कि हाँ जी, उसने कहा जी पहले दिन उसने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, कोई कब्जे, कोई सालिया सईद को अभी डीजी एक्साइज गाल पर लगाया गया डोगर साहब। हाँ जी। अच्छा, उसके उसके बाद आ जाते हैं जनाब आमना इमरान, डीजी एलडीए, राना अब्दुल शकूर एडिशनल डीजी, उन्होंने भी वहाँ पे एडमिट किया कि चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद एंटी करप्शन की हेडिंग जो एहसान असगर साहब डीजी एंटी करप्शन, उनकी सरबराही में एक जेआईटी बनी, वो अब डिप्टी चेयरमैन बन गए, पर्चे हुए। उसके बाद क्या आउटकम निकला, वही केस जो 2018 में टेकअप सुप्रीम कोर्ट ने किया था जी। अदालतों से इन्होंने रिलीफ मिला ना, जो डोगर साहब कह रहे हैं सिविल अदालत की भी हम एहतराम करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से भी हुक्म इम्तनाई आता है तो उसका एहतराम करना चाहिए। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में गया, उसने प्रोसीडिंग रुकवा दी एक दफ़ा, और साथ उनका आप फॉरम में जाए। फॉरम में गए, सिविल जज तो एडिशनल साइंस जज ने कहा कि सिविल जज तो सुन ही नहीं सकता। बहरहाल
अभी भी मामला रुक गया। अब मामला क्या है उसामा साहब, इदारे इनके साथ मिल गए, इदारे इनके साथ मिल गए। मैं अब वो क्या बात मैं आपको बताऊं, मुझे फोन आया, क्या क्या चीजें मैं नहीं खोलना चाहता। उन्होंने कहा कि इदारों की हमें परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मुझे रोना आता है, हमें चीफ जस्टिस चला जाएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मौजूद है। उन्होंने कहा सिर्फ आप खामोश हो जाएं, इदारे मैनेज करना हमारा काम। उन्होंने मैनेज कर लिया, खोखरों ने मैनेज कर लिए। ये वही चीज है, कोई नई चीज इसमें नहीं शामिल है। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम तमाम अफसरान की लिस्टें तैयार कर रहे हैं जो जो हमारे खिलाफ। मैं अब उसामा साहब ऐसी चीजें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, राजदाना डॉक्टर साहब, मुझे बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, किसी बंदों को हम नंगा नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे मैंने वक्ती फ्रॉम देखे हैं लाख रगड़ते हुए। उन्होंने कहा ये इदारों की हमें मसला नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से हमारी सारी एक्शन हो रहे हैं, आप खामोश हो जाएं, सिर्फ खामोश हो जाएं। मैंने कहा मैंने जो फाइलें, डॉक्टर साहब आप मौजूद थे, मैंने कहा मैं फाइलें पेश करूंगा, मैंने पेश की थी। उससे पहले मेरे पास लोग आए, मुझे बहुत सारा दबाव डाला गया, ऑफर दी गई। मैंने कहा मैंने फाइलें पेश करनी। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आपने कर लिया, आप सिर्फ खामोश हो जाए, फिर देखे तमाशा। उन्होंने तमाशा कर लिया। आज वही चीज़ें 18 वाली जो आज टेकअप हो रही हैं, मैंने अगले दिन भी कहा था दुखी दिल के साथ कि इसका कुछ नहीं बनेगा। अब सुन ले राम कथा, नहीं कुछ राम कथा सुन ले, सुन ले जी। कब्जा माफिया जी, सियासतदानों की एटीएम जनाब, वो आपको पता ही है, खोखर बरादरन जगह जगह पे उनके श्योरिटी बॉन्ड और सारे, और पार्टी फंड डॉक्टर साहब बता ही चुके हैं कि हाथ खड़ा कर कहते थे जहां कोई 5 लाख देता है वहां वो 10 करोड़ देते हैं। 36 नून लीगी की कहते हैं जी प्रॉपर्टी है, और 210 अरब की जमीन वागजार करा ली। अब ये दादोशुमार है ना जी जी। अच्छा, ऑपरेशन सियासी दस्तगीर की 9.25 करोड़ रुपए की, वही बोलने लगा हूँ, ख्वाजा आसिफ का बेटा। अब सुन ले, छोटी सी बात, एक मिनट में अगर बता, ये तो खैर हो गया, छोड़ दो। बाबर साहब जो बड़ी चीजें हैं जी जी, मैं अगर इसको लाहौर में अगर से मैं प्रॉपर्टीज का बताऊं कि किसने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, मुझे एक बात बताएं। मरी में एक बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा होटल है भूरबन में, उसकी लीज आपको पता कितनी है? आपने बताया 80,000 रुपया महाना लीज पे वो दिया, टोटल रकबा का हिसाब से 80,000 रुपया। अगर आप देखें तो उसकी एक दिन के कमरे का किराया है। तो जगह कितनी है, देखें ना कितनी। लाहौर में बहुत बड़ा एक पैकेजेस मॉल है, वो 35-36 एकड़ पे वो है, वो भी उसके साथ सरकारी जमीन कितनी है? वो सारी सरकारी जमीन और पहले के साथ सरकारी जमीन कितनी है पहले के साथ? और अगर आप ये एंटी करप्शन के दफ्तर के अंदर रिपोर्ट्स पड़ी है मेरे पास, लीजिंग आप देख लेना कि ये कितनी लीजिंग दे रहे हैं, तो आप हैरान नहीं, हजारों में नहीं है। रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा शिंगरीला होटल है, उसकी कितनी लीजिंग, रॉयल पाम क्लब की कितनी है, सरीना होटल फैसलाबाद जो है इसकी कितनी लीजिंग आ रही है, आप चेक करें। इमरान खान साहब और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कह रहा हूं कि ये जो सारा रेवेन्यू से रिकॉर्ड निकालें, देखें कि वो जगह करोड़ों रुपया रेवेन्यू आना चाहिए था, मतलब है मैं आपको एक और ऑफर देता हूं इमरान खान साहब के लिए, एक बड़ी पेशकश, उस्मान बुजदार साहब के लिए एक बड़ी ऑफर, बड़ी पेशकश। आप तो पाई पाई के लिए कशकोल लेके फिर रहे हैं ना, मुल्कों मुल्कों जाके ग्रांटें ले रहे हैं, एड ले रहे हैं, तरले कर रहे हैं। जी जी। मैं आपको एक बड़ी ऑफर दे रहा हूं और मैं उस बात पे कायम रहूंगा। उसामा साहब, डॉक्टर साहब, आप भी गवाह, नाज़रीन आप भी देखिएगा, अगर इमरान खान साहब, मैं किसी बंदे को बीच में दलाल को नहीं डालूंगा, इमरान खान साहब मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, मैं किसी और को नहीं जानता। इमरान खान साहब अगर चाहें, मैं नहीं उनके पास, कब जब तक उनसे मेरी कमिटमेंट है, जब तक वो वज़ीर आज़म, मैं कभी वज़ीर आज़म हाउस में जाऊँगा, मेरे अपने असूल हैं ज़िंदगी। अच्छा, अगर वो आना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह आए, मैं हाजिर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं फोटो सेशन नहीं करवाता। अगर वो आएँ मेरे पास खुद, बीच में दलाल नहीं हो, कोई मिडल मैन नहीं हो, क्योंकि वो उधर मिला होगा, मैं आपको इमरान खान साहब पूरे पंजाब का बजट दूंगा बना के, पूरे पंजाब के बजट के पैसे लाहौर से निकलवा के दूंगा, हाउसिंग माफिया से, ये जो बड़े बड़े लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर। ये जो आप कह रहे हैं, जो जमीनें सरकारी जमीन की बात कर रहा हूं मैं आपको, इमरान खान साहब, आपको सरकारी जमीन 100 अरब 200 अरब, सुन डॉक्टर साहब मेरी बात, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, 100 अरब चाहिए आपको, 100 अरब की सरकारी जमीन आइडेंटिफाई भी मैं करूंगा, कागज भी मैं प्रोवाइड। उसामा साहब बात जरा बड़ी और अहम हो रही है। अच्छा, 100 अरब का डेवलपमेंट बजट कितना है पंजाब का, डॉक्टर साहब बताएं जरा अंदाजा डेवलपमेंट। हाँ जी, 200 अरब। खान साहब 200 अरब से ज्यादा अगर मैं ना दूं, मैं मुंह काला करके पूरी दुनिया के सामने माफी मांगूंगा। 200 अरब से ज्यादा सरकारी जमीन, कागज मेरा काम प्रोवाइड करना, जमीन की निशान करवाना मेरा, और उसकी रिकवरी अगर आप नहीं कर सकते वो भी मैं करवा दूंगा। ब्रेक 200 अरब की नहीं, 400 अरब की सरकारी जमीन
जो कब्जे में है, मैं आपसे रिकवर ना कर दूं, पूरी कौम सुन रही है। चले सही, इमरान खान साहब, ब्रेक के बाद बात लेकिन करेंगे। आपके साथ मैं करूंगा, आप मुझे जानते हैं, मैं किसी महंगा के साथ नहीं करूंगा। पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 साल के बाद ये हुआ है कि महंगाई इतनी कंट्रोल में आई है। कितनी हकीकत है इसमें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पेट्रोल मुसलसल तीसरी बार महंगा हुआ है, और ये अगर कहा जाए कि तकरीबन 31 दिन में, क्योंकि हर 15 दिन के बाद होता है, तो तीसरी दफ़ा ये पेट्रोल महंगा हो गया। और पिछली 5 दफ़ा से ये महंगा ही होता चला जा रहा है। 2 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ, और अभी शुक्र करें क्योंकि उगरा की तरफ से जो सिफारिश गई थी वो 12 रुपये तक गई थी, तो इसीलिए फिर ये हुआ ये है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब फिर भी खुश नज़र आ रहे हैं पेट्रोल महंगा होने के बावजूद, और उनकी टीम भी, असद उमर साहब भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह जनवरी में 5.7% पर आ गई, और ये जो बुनियादी महंगाई है वो 5.4% हो गई, और ये 2 साल के बाद हुआ है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक बड़ी खुशखबरी है कि हमारी काविशें रंग ला रही हैं, क्योंकि अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और महंगाई है आज उस सतह से नीचे है जिस पर हमारी हुकूमत संभालने के वक्त पर थी। तो ये बड़ी अचीवमेंट वो उसको गिना रहे हैं कि अब महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है। बाबर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये सरकारी तौर पर होता है, अगर इसको अब हम गलत कहेंगे तो फिर पिछले 2 साल जो मुसलसल महंगाई हो रही थी उसको क्या कहेंगे? तो वो तो जितनी मार्केट में जो प्राइसेस हो रही होती हैं उनको देखते हुए होता है। तो ये 5.7 और 5.4 पर आया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जब वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये नहीं हो सका। मुझे एक बात बताएं, ये हमेशा से ये ब्यूरोक्रेसी ये हुक्मरानों को मिसलीड करती है। होता ये है बदकिस्मती से, जब आप हुकूमत के बाहर होते हैं तो आपको हर चीज़ खरी खरी साफ सुथरी नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप हुकूमत में चले जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो फिर आप वही देखते हैं जो ब्यूरोक्रेसी आपको दिखाना चाहती है, वही देखते हैं जो आपके मिनिस्टर आपको दिखाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप एक जनरल स्टोर में चले जाएं, वहाँ पर कीमतें देखें, पिछले 2 साल में कितने % कीमतों में इजाफा हुआ है अशिया की, तेल, आटा, चीनी, ये बुनियादी चीज़ें, मैं ये कह रहे हैं कि महंगाई सर इस वक्त लाहौर में जबकि रात को गैस आती नहीं है, सिर्फ 8 से 10 घंटे गैस का दुरानिया रह गया है, लोगों को 20 से 30 हज़ार रुपया एवरेज बिल आ रहा है। ये क्या है? बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल जो है 1 महीने में 5 रुपये बढ़ गया है, और मज़ीद आगे लग रहा है कि ये बढ़ेगा। दालें बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, गैस की कीमत बढ़ गई, आम आदमी को रोज़गार मिल कोई नहीं रहा। तो ये कौन से चीज़ें, किस बुनियाद पर ये जो है ये गलत फहमी जनरेट की जा रही है कि महंगाई जो है वो कम हुई है, 2018 से नीचे गई है महंगाई। आप एक कंज्यूमर से चलें, आप हम सारे चलते हैं, मैं किसी भी बाहर जाके, आप किसी भी बड़े स्टोर के बाहर खड़े हो जाएं, कंज्यूमर से पूछ लें कि पिछले 2 सालों में चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं या बढ़ी हैं। 2 साल का कंपैरेटिव स्टडी कर लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम मरीख में तो नहीं रह रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि जो हुक्मरान बनता है वो मरीख पे चला जाता है और दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। वहाँ पे जो मैक्रो लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स आपको जाली अदाद शुमार के साथ आपको बताते हैं कि जनाब ये इंडेक्स इधर चला गया, ये इंडेक्स इधर चला गया। मुझे ये बताया, मैं पीछे एक 3-4 ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, उनके साथ बैठा, तो वहाँ पे यही हंसी मजाक हो रहा था कि सीएम पंजाब को बड़ी अच्छी खूबसूरत किस्म की बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दी जाती हैं, बड़े बड़े खूबसूरत इंडेक्स बनाए जाते हैं कि ये चीज़ इस तरह हो गई है। इवन उनको रावी पार्क बना के दिखा दिया कि ये बिल्डिंग्स हैं, ये मॉल हैं, ये है, वो बड़े खुश ख्याली बनेगा जब वो सारी चीजें उसामा साहब जाली और ख्याली जो बयानों को दिखाई जाती हैं, और वो बड़े खुश होकर उठते हैं, मुतमईन होकर उठते हैं कि अच्छा इधर क्या होगा। वो कहते हैं जी ये पार्किंग है, ये गाड़ियां खड़ी हैं। मैं ये बात मानता हूँ आपकी बाबर साहब के, देखिए बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो फिर किस बुनियाद पर असद उमर ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस जो है उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि महंगाई कम हुई है। असद उमर साहब बाहर निकलें, जाकर आम आदमी से पूछें कि बिजली का रेट क्या है,
बिजली का बिल वो दे पा रहा है, गैस के बिल वो दे पा रहा है, पेट्रोल वो अपनी गाड़ी में डलवा पा रहा है या मोटरसाइकिल पे डलवा पा रहा है, आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, दालों की कीमतें क्या है और उसकी इनकम क्या है कि वो अपनी इनकम से ये सारे खर्चे पूरे कर पा रहा है। जरा पूछे तो सही एक आम आदमी से। असद उमर का कसूर नहीं है। पता क्या होता है, जब मिनिस्ट्री का कलमदान सौंपा जाता है ना, आपका बिल सरकार ने देना है, बिजली का बिल कितना है आपको नहीं पता, आपके गैस का बिल कितना है आपको नहीं पता, आपके फ़ोन का बिल आया कितना आपको नहीं पता, आपकी गाड़ी में महीने का कितना पेट्रोल पड़ा है आपको नहीं पता, आपके घर जो सरकारी खाना भी आ जाता है आपको पता ना, लस्सी के बिल चले। देखिए ना, अच्छा अब ये है कि वो मरीख पे चलने वाली बात ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आते हैं ना, अदारा शुमारियात जारी करता है। आप कह रहे हैं अदारा शुमारियात को मैं क्या कहूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक छोटे घर में रहता हूँ, मैं कोई मोहल्लात में नहीं रहता, मैंने घर में कोई तंदूर नहीं, कमर्शियल नहीं है, मेरे घर में अगर 38,000 बिल गैस का आएगा तो मैं 25,000 मेरे घर का आया गैस का साहब, जहाँ पे गैस जो है वो आती सारे गैस लोड शेडिंग भी होती है, 10 बजे गैस बंद हो जाती है, तो 38,000 बिल मेरा आया है, मैं तो रौला नहीं डालूंगा, लेकिन इसको मैं कहूँगा महंगाई नहीं हुई। अब मुझे एक बात बताएं, एक आम गरीब 14,000 एक महीने का आया, जिसको 38,000 का बिल आ गया, जिसकी 30,000 रुपए सैलरी है, वो घर का बिल दे, वो घर का किराया दे, घर में मैंने तंदूर नहीं लगाया या अपने घर में लाके घर में सिर्फ 3-4 लोग हैं और उसका खाना बनता है सिर्फ। मैं इसको ऑन ओथ कहता हूँ, मैंने कभी अपने कमरे में अपने बच्चों के लिए कभी रूम हीटर भी नहीं चलाया गैस का, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक कह रहे हैं मगर मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, उसके बावजूद 38,000 बिल आता है, 38,000 बिल आया, 14,000 बिल आया, तो मुझे ये बताएं गैस भी नहीं आती बिल भी आता है, लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं लाहौर के अंदर। मैं एक बात और कहता हूँ सामा साहब, बड़ी अहम बात, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से उनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, छोटा देखा जाता है उसामा साहब सरकारी में आपको बता रहा हूं, मैं आपको और बिजली का बिल लाखों में आ रहा है। प्रेजेंटेशन इनको दी जा रही है वो 3D इफेक्ट के साथ जो उनको प्रेजेंटेशन दी गई है वो अठोट झूठ है, फ्रॉड है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये ब्यूरोक्रेसी की बातों में ना आए, जो ब्यूरोक्रेसी की बातों में आया वो रुल गया, अच्छा हो गया। पहले जब आप खड़े होकर कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, अच्छा, और आप जाएं महंगाई खान साहब, एक मेरा आपको चैलेंज है, वो फिर आपका असद उमर साहब, इमरान खान साहब, आप और खातून अव्वल, जारी बात है वो बड़ा दर्द दिल रखती है, मुझे पता है। आप एक दुकान पे जाएं जरा, आम शहरी का बेस बदल के किसी तरीके से, ये गाड़ी में बैठे आप जाके दुकान से भाव पूछ ले, सब्जी का, अदरक का भाव पूछे, सोने लिस्ट भी सरकारी होगी, आप थोम जो अदरक लहसन और बाकी जो सब्जियां उनका पूछ ले, इस तरह किसी ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, फिर आपको आटे दाल का भाव पता चल जाए। नंबर 1। दूसरी मैं एक और बात करना चाहता हूँ, अहम बात है, मैंने वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मैं बड़ा बोला है, मैंने कहा कि मैं उधर नहीं जाऊँगा। मैं इमरान खान साहब को और बात कर रहा हूँ कि जब मेरे फ़ोन आप मैसेज का रिस्पॉन्ड आप करते हैं तो आपकी मेहरबानी है, आप लोगों को रेफ़र करते हैं कि ये बात आपसे करेगा, उनके फ़ोन आते हैं ये बात करेगा, मैंने कभी बात नहीं की। पहले भी जब आप वज़ीर आज़म नहीं भी थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि मैं डायरेक्ट आपसे जो बात करनी है, छोटी सुने। मैं खान साहब को एक और बात ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, किसी को तज़ीक नहीं खत्म हो रहा है। खान साहब आप लाहौर आएँ, CM ऑफिस मुझे बुलाएं, PM ऑफिस बुलाएं, लेकिन जिस तरह पनामा की प्रेजेंटेशन 2.5 घंटे आपने मुझसे 1-on-1 ली थी, टाइम खत्म हो गया, और उसके ऊपर लॉजिकल लैंड तक मामला पहुंचा था। अगर आप मेरे साथ एक बार प्लीज माजरत के साथ अगर उसी तरीके से 1-on-1 मेरे साथ बात करेंगे ताकि आपको मैं समझा सकूं और आप मेरे से सबूत ले सके, कहानियां नहीं टीवी पे बैठ के। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने पहली दफा ये कदम उठाया है, किसी वज़ीर आज़म ने कि बराह रास्त फोन पर बात की है, तो मैं वो 400 अरब वाली 200 अरब वाली बाबर साहब आप क्या कहते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है? वैसे नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह के ऐलानात किए थे और वो भी कि जी बराह रास्त फोन सुनेंगे, आज ही हुआ है, नहीं बराह रास्त हुआ कि मैं तो कह रहा हूं कि अल्लाह करे नहीं हुआ है, बराह रास्त हो, और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसकी आवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचे, बीच में बहुत सारे बैरियर हैं, और वो उनको बताए कि वो किस तरह से जिंदगी बसर कर रहा है, किस तरह से 30-40 हज़ार रुपये जो तनख्वाह है उसमें ना वो बिजली के बिल दे पा रहा है, ना गैस के बिल दे पा रहा है, ना अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहा है, और अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहा, और किस तरह से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। और ये जो 3D इफेक्ट के साथ आपको सारी, और एक और बात है, इमरान खान साहब ने कहा है, खान साहब एक और आपको फील्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जी। पनाह गए आपने अपना ही बहुत अच्छा काम किया, खान साहब उसका भी सुन ले। फैसलाबाद से 2 बंदे ANF के कांस्टेबल का इंटरव्यू देने आए थे, मेरे गांव में उन्होंने सोलर लगाया जरी ट्यूबवेल के लिए, उन वाजले से शनास आई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया दादा दरबार से, कहते थे हम पनाह गाह के बाहर हैं,
तो मैं क्या, आप क्या कहते हैं, हम सुबह एक का इंटरव्यू आज हो गया है, एक का इंटरव्यू कल होना है, तो हम पनाह गाह में सोने लगे हैं। मैं कहा आप घर आ जाए। उन्होंने कहा कि पनाह गाह में हमने कोशिश की है। उनका ना तो आप हम गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं, अंदर नशइयों का बसेरा है। उनका थोड़ी थोड़ी बहुत आके कोई अफसर आते उठा लेते हैं हमें, लिहाजा उनका यहाँ पे ना तो आप सो सकते हैं आराम से, ना आपकी गाड़ी की हम हिफाजत कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे घर आ जाए। खान साहब अगर पनाह गाह ऐसे ही हैं, आपको दिखाने बजट भी जा रहा है गवर्नमेंट का, उसका क्या फ़ायदा? अगर बंदा जो है उसने गाड़ी अपनी वहाँ पे उसका जो इंतज़ाम ही नहीं है, उसकी मोटरसाइकिल पैदल तो नहीं फैसलाबाद से आएगा, दूसरे शहर से जिसने आना है उसामा साहब, कोई गाड़ी पे आएगा, कोई मोटरसाइकिल पे आएगा। वो अगर रहेगा, उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी की हिफाजत आप ले नहीं रहे, उसको अंदर रख नहीं रहे, इन्वायरमेंट उसको दे नहीं रहे, तो उस पनाह गाह में तो फिर नशइयों का बसेरा होगा। अभी जो बात हुई है ना घरों की भी, तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट जो है लोगों को घर बना के नहीं देती, वो फैसिलिटेट करती है। तो अब ये वो कह रहे हैं कि जल्द ही बैंक्स जो हैं वो गरीब लोगों को भी कर्ज देंगे, ज़ाहिर है रियायती कर्ज होंगे, और उसमें हुकूमत भी बैंकों के साथ ताउन कर रही होगी, कुछ रकम हुकूमत दे रही होगी ताकि गरीबों के घर बन सके। तो इस तरह के सवाल हुए हैं वज़ीर आज़म से, आम आदमी की रसाई इस तरह से मुमकिन नहीं है। देखते हैं अब ये सिलसिला क्या ये मुसलसल चलता है इस तरह की फ़ोन कॉल्स का, कि बराह रास्त निज़ाम ले सकें ताकि डायरेक्ट फीडबैक उन तक पहुँच सके कि लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, और वाकई वो भी महसूस कर रहे हैं कि महंगाई कम हुई है नहीं हुई। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।